हेलो दोस्तों। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक लड़की अपने बाप को आवाज़ लगा रही होती है। वो लाठी के सहारे आगे आगे जा रहा होता है। फिर वो पलटता है तो हमें पता चलता है कि यह हमारी अपू फिक्री का बचपन है। इसके बाद वो उनकी उंगली पकड़ लेती है और जाने लगती है और तभी हमारी अपू फिक्री की आँख खुल जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो आराम कर रही होती है और वो कहती है कि कल मैंने जहर चखा था, लेकिन ये इसलिए नहीं है बल्कि ये इसलिए है। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सारी की सारी लेडी इन वेटरिन उसे कहती है कि जिस भी इंसान ने वो जहर चखा वो अब तक उल्टियाँ कर रहा है और तुम हो के इस तरह से चल रही हो, चलो आराम करो। और ये कहकर उसको ज़बरदस्ती उठाकर आराम करवाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लेडी क्योको के सामने होती है और लेडी क्योको उससे पूछती है कि तुम्हारे चेहरे पे दाग फिर से कैसे आ गए। लेकिन तब वो कहती है कि मुझे इनके बगैर अच्छा नहीं लगता, अजीब लगता है। तभी वो कहती है कि हाँ सही बात है, मैं समझ सकती हूँ। कल जश्न में जो हुआ उसके बाद हर कोई तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ कि तुम इस तरह का मेकअप कर सकती हो। लेकिन तभी वो कहती है फहर काशुर तुमसे मिलने आए हैं, लेकिन तुम उठी नहीं और वो भी बोर हो रहे थे, इसलिए मैंने उनको खरपतवार निकालने के काम पर लगा दिया। ये सुनकर अपा फिक्री कहती है कि वो तो बड़े ऊंचे ओहदे के मालिक है, लेकिन फिर भी वो ये सब काम करते हैं, इसीलिए हरम की सारी औरतें उनकी इज्जत करती है। सभी औरतों का दिल जीत लिया है उन्होंने। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कॉन्क्यूबाइन ग्योको होमियान को बुलाती है और होमियान उनके हाथ में बच्ची देकर जाने लगती है। लेकिन तभी हमारी अपा फिक्री कहती है कि शायद मैंने देखा या सच में उनके आंखों में चमक थी, और आखिर यह चमक क्यों थी, क्या ये हमारे चले छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि बटलर जहर आलूद प्याला उनके सामने धर देता है और वो कहती है कि इस प्याले को किसी ने छुआ तो नहीं था। तभी बटलर जवाब देता है कि नहीं, मैंने इसमें से चम्मच निकाला और प्याले को बांध कर यहाँ ले आया, इसको किसी ने नहीं छुआ है। लेकिन तभी वो कहती है कि ठीक है, फिर चाहे जाके कैंची ले आए। और फिर बटलर कैंची ले आता है। हम देखते हैं कि वो अपना गड्ढा फाड़ देती है और जाकर कुछ आटा लेकर आती है। प्याले के किनारों पर आटा लगाने के बाद इसे साफ करने पर निशान हमें अया होने शुरू हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि बटलर पूछता है कि ये किनकी उंगलियों के निशान है। तभी वो कहती है कि अजीब बात है, एक तो खाना जिसने निकाला होगा, दूसरी जिसने खाना परोसा, तीसरी जिसने खाना चखा, तो ये चौथी कौन है? और इसकी उंगलियों के निशान ऊपर की तरफ क्यों है? ये गलत बात है, ये तो अखलाक के विरोध में है। जहाँ पर प्याले को मुंह लगाया जाए वहाँ पर उंगलियां नहीं लगाते। और तभी बटलर कहता है कि मतलब क्या है? मतलब यही है कि जिसने प्याले को ऊपर से छुआ उसी ने जहर डाला है। तभी वो कहता है कि खाना चखने वाली, आखिर उसने कॉन्क्यूबाइन का प्याला क्यों पकड़ा है? लेकिन तभी वो कहती है कि ये तो शरारत हुई। तब वो कहता है कि शरारत? वो कहती है कि वो बस उनका खाना बदलना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने प्याले बदल दिए और इसीलिए ये बस शरारत हुई। तब वो कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। तब वो कहती है कि बड़ी अजीब बात है, एक 14 साल की कॉन्क्यूबाइन जो सिर्फ और सिर्फ अपनी लेडी इन वेटरिन्स के भरोसे है, उस दिन ऐसा ही कुछ हुआ होगा। उन्होंने अपने लिए सफ़ेद कपड़े ही सिलवाए होंगे, क्योंकि उनकी सारी लेडी इन वेटरिन ने सफ़ेद कपड़े ही पहने थे। लेडी इन वेटरिन और कॉन्क्यूबाइंस के कपड़े एक जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ यूँ हुआ होगा कि उनकी लेडी इन वेटरिन ने उन्हें मरून कलर का जोड़ा दे दिया और कहा कि आप इसमें ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। और वो बेचारी उसने पहन लिया और फिर बड़ी अजीब लगने लगी, अपनी लेडी इन वेटरिन से मुख्तलफ लगने लगी। लोगों को लगा कि ये बहुत गुरूर में है, बहुत घमंडी है, और इसी वजह से उनका तमाशा बन गया और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। ये तो सताना हुआ, वो उन्हें सताती रहती है, ये तो अच्छी बात नहीं है। 14 साल की एक राजकुमारी जिसको 9 साल की उम्र में बड़े एम्परर की मिस्ट्रेस बना दिया गया और उसके बाद उनके सौतेले बेटे की मिस्ट्रेस बन गई, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जहनी दबाव के समान है। लेकिन इसके बावजूद इसका फ़ायदा उठा के कुछ लोगों के द्वारा उनको सताया जाने लगा, वो भी उन्हीं के लेडी इन वेटरन्स के द्वारा। कितनी बुरी बात है, कितनी दुखी बात है कि उन्होंने प्याला सिर्फ इसलिए बदला क्योंकि वो उन्हें सबक सिखाना चाहती थी। तभी बटलर कहता है कि प्याला बदल दिया। तब वो कहती है कि हाँ, उन्होंने उनका प्याला बदल दिया, लेकिन इससे एक चीज़ अच्छी हो गई कि उसमें जहर था जो कि उन्होंने नहीं चखा और वो बच गए। लेकिन फिर भी प्याला बदलना एक बुरी बात थी। तभी बटलर कहता है कि मेरे दिल में एक सवाल है, क्या पूछ लो? तब वो कहती है कि बताए। तब वो कहता है कि मैंने देखा कि कल आपने उस खाना चखने वाली को बचाने की कोशिश की, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर ही हमारी अपू फिक्री आंखें दिखाने लगती है और बिल्ली की तरह घुराने लगती है। तब वो कहता है कि इसका जांचबीन से कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। तब वो कहती है कि कॉन्क्यूबाइन के मुकाबले एक खाना चखने वाले की जान की कीमत कुछ भी नहीं, मैं बस उसको बचाना चाहती थी, आप समझ रहे हैं ना? तभी वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया, और फिर वहाँ से चला जाता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बटलर मौके की सारी तफसीर हमारे जिंगशी को बता देता है, जहाँ पर जिंगशी कहता है कि तुम्हारी बात करने का अंदाज मुझे हमेशा पसंद आता है। तभी वो कहता है कि क्या सच में? तभी वो कहता है कि तुम कितनी आसानी से बता रहे हो। इस वाक्य के बाद तो मेरी तो नींद ही उड़ गई, मैंने तो कपड़े भी नहीं बदले, और ये कहकर अपना सिर मेज पर रख देता है। लेकिन तभी बटलर कहता है कि आपका असली रूप सामने आ रहा है। तभी वो कहता है कि तुम्हारे अलावा यहाँ पर है ही कौन? लेकिन तभी वो कहता है कि आप मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर वो कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें पालना सच में मुश्किल था। लेकिन तभी बटलर कहता है कि आपको अपनी हेयर की पिन अब निकाल देनी चाहिए, अच्छा है कि किसी का इस पर ध्यान नहीं गया यहाँ पर। लेकिन तभी वो कहता है कि ये बालों में छुप गई होगी, और फिर उसको निकाल कर टेबल पर रख देता है। तभी वो कहता है कि आपको इसकी इज्जत करनी चाहिए, बस चुनिंदा लोग ही इसे पहन सकते हैं। और फिर वो उस हेयर पिन को लेकर वहाँ से चला जाता है।
तभी हम देखते हैं कि शीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाई जाती है अपोफिक्री अपनी दोस्त के साथ। दोस्त उसे कहती है कि क्या तुम्हें हेयरपिन मिली? तभी वो कहती है कि हाँ मुझे हेयरपिन मिली। तभी वो कहती है कि अच्छी बात है, अब तुम बाहर जा सकती हो। बस ये बात होती है कि अपोफिक्री उसे जोर से पकड़ लेती है और जोर से चिल्लाती है कि मुझे सब कुछ बताओ। और बस ये बात होती है कि वो कहती है कि तुम्हें ऐसे तो बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा तुम्हें अपनी हेयरपिन देता है तो तुम उसके साथ बाहर जा सकती हो या फिर उसे बुला सकती हो और खुद के बाहर जाने के ऊपर उसको आमादा कर सकती हो। और बस ये बात होती है कि अपोफिक्री सोच में पड़ जाती है और कहती है कि ठीक है फिर। और फिर वो सोचती है कि उसे 4 हेयरपिन्स मिली है जिसमें से 2 मर्दों की है और उनमें से एक के पास वो नहीं है जो कि होना चाहिए, तो बचा एक। ठीक है, उसी को बुलाते हैं। फिर वो उसके पास पैगाम भेज देती है और उसको भी पैगाम मिल जाता है। और फिर वो कहता है कि ये क्या है? तब वो कहता है कि ये उसी लड़की ने भेजा है जिसको तुमने पिन दी थी। और फिर वो सोचता है कि वो लड़की, वो जहर चखने वाली, हाँ वो खूबसूरत तो है लेकिन मैंने तो उसे ऐसे ही दे दिया था, पता नहीं अब मैं इसका क्या करूँगा, कैसे मना करूँ उसे। और ये सोचता हुआ उसके पास चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि अपोफिक्री उसके सामने आती है और फिर वो कहता है कि तुम हो? और वो कहती है कि हाँ मैं ही हूँ। तब वो कहता है कि बहुत अलग लग रही हो। और वो कहती है कि सभी ऐसा ही कहते हैं। तभी वो कहती है कि मुझे बाहर जाना है 3 दिन के लिए अपने बाप से मिलने। लेकिन तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें क्यों लेके जाऊँ, मैं तुम पे भरोसा क्यों करूँ और मुझे मिलेगा ही क्या इससे। और बस ये बात होती है कि अपोफिक्री उसके सामने 3 नामों की तख्तियाँ रख देती है। और तभी वो कहती है कि विस्टेरिया हाउस का तो नाम सुना ही होगा तुमने। तभी वो कहता है कि विस्टेरिया हाउस, वहाँ की 3 लड़कियाँ बहुत फेमस है, इतनी फेमस कि उनके साथ मिलने का बस एक दिन का चार्ज ही किसी आला अफसर की 6 महीने की तनख्वाह से भी ज़्यादा होता है। और बस ये बात होती है कि वो कहती है कि मैं तुम्हें फ्री में मिलवा सकती हूँ। और बस ये बात होती है कि उसकी ज़मीन हट जाती है, आसमान फट जाता है। वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम उन्हें कैसे जानते हो, बताओ मुझे कैसे जानते हो। लेकिन तभी वो कहती है कि तुम बताओ कि तुम जानना चाहते हो या नहीं। तभी वो कहता है कि हाँ मैं जानना तो चाहता हूँ लेकिन तुम पर भरोसा कैसे कर लूँ, मुझे भरोसा नहीं है तुम पे, वो तुम्हें कैसे जानती है। लेकिन तभी वो कहती है कि ठीक है फिर तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। और फिर 2 और हेयरपिन निकाल कर उसको दिखाने लगती है और वो कहता है ये हेयरपिन तो बहुत अच्छी है, मतलब कि बड़े ऊंचे अफसरों ने दी है, अगर मैंने मना कर दिया तो मेरे हाथ से मौका चला जाएगा, मैं क्या करूँ, लेकिन मैं इस पर भरोसा भी तो नहीं कर सकता ऐसे। लेकिन तभी वो कहती है कि जल्दी फैसला करो तख्तियाँ दिखाकर। और जब तख्तियाँ वो देख देता है तो उसके मुंह से लार टपक जाती है और वो कहता है मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और बस सीन शिफ्ट हो जाता है फिर। और इधर हम देखते हैं कि जेट पवेलियन की लड़कियां पागल हो जाती है, माओ का गिरबान पकड़कर उससे तफ्तीश करना शुरू कर देती है। कहती है कि बताओ लड़का कौन है वो लड़का। तभी माओ कहती है एक अफसर है। तभी उनमें से एक कहती है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का मौका मिल ही गया। माओ मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम हमसे पहले बाहर जा रही हो। माओ तुम तो कमाल हो, तुसी छा गए। तभी हेड लेडी इन वेटरिन कहती है कि शायद इसको पिन का मतलब ही नहीं मालूम। तभी हमारी प्यारी सी लेडी क्यू को उसको देखकर कहती है कि मुझे तो किसी पे दया आ रही है। और तभी हमारा जिंक्सी छोड़ देता है और हम देखते हैं हमारी लेडी क्यू को कहती है कि मुझे उसकी शक्ल देखनी है, बस मुझे उसकी शक्ल देखनी है जब ये जाएगी तो। और फिर हंसने लगती है और हम क्या देखते हैं कि हमारा प्यारा सा जिंक्सी तन मन धन लगा के अपना काम पूरा करके आखिरकार समय निकाल के अपनी प्यारी सी मामाओं से मिलने के लिए आ ही जाता है। लेकिन तभी उसके सामने बैठी हुई लेडी क्यू को कहती है कि वो तो किसी और के साथ चली गई। और हमारी प्यारी सी जिंक्सी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और फिर हमारी प्यारी सी लेडी क्यू को हंस देती है और कहती है कि वो 3 दिन के लिए अपने बाप से मिलने गई है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमारी अपोफिक्री सोचती है कि हरम से प्लेजर डिस्ट्रिक्ट की दूरी चंद कदमों के फासलों पर ही है, फिर भी ये मुझे यहाँ पर बगी में लेकर आया है, आखिर क्यों। खैर फिर हमारी अपोफिक्री कहती है कि मैं यहाँ पर चंद कदमों के फासलों पर ही रहती हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक ऊंचे दर्जे की मिस्ट्रेस बनना बहुत ही मुश्किल काम है, हो सकता है कि आपको ये लोग काम पर रख ले, आप यहाँ की नौकरानी भी बन जाओ, लेकिन फिर भी मिस्ट्रेस बनने की कोई गारंटी नहीं है। ये कहते कहते आखिरकार वर्ल्ड ग्रेस हाउस दिखाया जाता है और वो बूढ़ी अम्मा भी। और हमारी प्यारी सी अपोफिक्री उसकी तरफ लपकती है और कहती है बड़े दिनों बाद। लेकिन तभी वो उसको मुक्का मार देती है और कहती है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसी को याद करूंगी। और तभी हमारी प्यारी सी अपोफिक्री दूर जाकर गिरती है और वो इंसान उसको उठाकर कहता है आखिर ये खौफनाक औरत है कौन। तभी वो कहती है कि मुझे याद आया, उल्टी करवाने के लिए अक्सर मैं इनकी मदद लिया करती थी, ये है यहाँ की मालकन। और तभी वो उनके पास आती है और कहती है काफी खूबरो और ताकतवर भी हो, लगता है तुम्हारे पास अच्छा माल भी है, कहाँ से पकड़ के लाए हो इसको माओ। और तभी वो कहती है कि तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे हाथों में दम तो है ना। तभी वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों और अपने हाथों को मजबूत करने के लिए रोज कसरत की है, ये देखो। और फिर मामा कहती है कि चलो ठीक ही है, बढ़िया है। और फिर उसको अंदर ले जाया जाता है और मामा उसको देखकर कहती है कि बस नाक ना कटवा दे मेरी। तभी बूढ़ी अम्मा कहती है कि बताओ मामा 10 महीनों तक कहाँ रूपोश हो गई थी। लेकिन मामा कहती है कि आपने मेरी चिट्ठी नहीं पढ़ी क्या जो मैंने लिखी थी। तभी वो कहती है कि हाँ पढ़ी तो थी, इसलिए तो बंदे को अंदर जाने दिया मैंने। लेकिन तभी मामा कहती है कि ये लीजिए कुछ पैसे, ये मेरे आधे साल की तनख्वाह है। लेकिन तभी वो कहती है कि नहीं इस चिल्लर को अपने पास ही रखो, क्या ही होगा इससे मेरा। लेकिन तभी वो कहती है कि ले लीजिए ना, प्लीज माफ कर दीजिए ना। लेकिन तभी वो कहती है कि वे इनके लिए ये बहुत कम है, एक काम करो ऐसे और 2-4 तगड़े बंदे लेकर आ जाओ तो हमारा काम हो जाएगा और मैं तुम्हारा खाता भी बंद कर दूंगी। लेकिन तभी मामा कहती है कि ऐसे तो नहीं होगा, क्या यहाँ पर किन्नर भी चलेंगे। तभी उसके दिल में जिंक्सी का ख्याल आता है, बटलर का ख्याल आता है, वेट का ख्याल आता है। और फिर वो सोचती है कि जिस जगह पे मर्द ही नहीं मिलते वहाँ से मर्द कैसे पकड़ के लाओ। लेकिन फिर उस बूढ़ी अम्मा के मुँह से निकलता है कि जाओ
अपने बाप से जाकर मिल लो, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। और तभी मामा कहती है कि ठीक है मिल लेती हूँ। बस इसके बाद वो घर की तरफ पेशकदमी करने लगती है और देखती है कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बदला। फिर वो दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि अब्बा मैं आ गई। और अब्बा इतना फीका रिएक्शन देते हैं ना कि मैं सच में सोच रहा था कि सच में इसकी बेटी 10 महीनों से गायब थी। लेकिन फिर भी जैसा भी हो, अब्बा तो अब्बा ही होता है। अब्बा से सारी दिल की बात करने लगती है। कहती है कि मैं जो है किस तरह से किडनैप हुई, कैसे हरम पहुंची और वहाँ पर अभी भी मेरा कार्यकाल 2 साल का बाकी है। 2 दिन के बाद मैं वापस चली जाऊंगी अब्बा, मैं सिर्फ यहाँ पर 2 दिन के लिए आई हूँ। यही सारी बात वो अब्बा से करती है और फिर कहती है कि चले मुझे नहाना है। लेकिन तभी अब्बा कहते हैं तुम्हें वर्ल्डिग्रेस हाउस जाकर ही नहाना चाहिए। और फिर कहते हैं कि जाओ जाके सो जाओ। और बेचारी हमारी अपो फिक्री पूरे दिन की थकी आखिरकार अपने गरीब बिस्तर पे सो ही जाती है। अब्बा जान उसको सोया हुआ देखकर कहते हैं कि हरम फिर किस्मत वही ले आई। और यहाँ पर ये किस्त ख़त्म हो जाती है। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू।